नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट की शुरुआत एक अहम कूटनीतिक संदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा, जहां भारतीय समुदाय से संवाद के साथ भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि निवेश और व्यापार के वैश्विक हब के तौर पर पेश किया गया। इस दौरे के मायने क्या है, भारत आसियान रिश्तों में यह यात्रा क्या नया अध्याय जोड़ती है, इस पर आज कार्यक्रम में विशेष चर्चा भी करेंगे, विस्तार से आपको पूरी खबर भी बताएंगे। और इधर भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भी बड़ी राजनीति और आर्थिक हलचल है। सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि इस डील में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां से आई है एक बड़ी तस्वीर। बस्तर में भय के साए से बाहर निकलती जमीन, जहां विकास और विश्वास की नई सुबह की बात राष्ट्रपति ने खुले मंच से कही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। देखिए सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं बल्कि निवेश और ट्रेड का हब। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर बनी सहमति का किया स्वागत। कहा, भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देश के किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने भी दोहराया, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में बस्तर पैंडम 2026 का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार की निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में डर और अविश्वास खत्म। माओवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, सरकार एक विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध। तो सबसे पहले खबरों की शुरुआत पीएम की मलेशिया यात्रा के साथ। पीएम मोदी ने मलेशिया यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर देखा जाता है और ये बात ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए व्यापार समझौते में परिलक्षित होता है। इससे पहले पीएम मोदी का कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की स्वयं अगवानी की। 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनकी अगवानी स्वयं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा है, जो भारत और मलेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सलामत दतंग मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत और मलेशिया के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका हमेशा से अहम रही है। प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति की वैश्विक पहुंच का बखान करते हुए कहा कि मलेशिया से तमिल प्रवासी समुदाय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसी गौरवशाली विरासत से प्रेरित होकर तिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तमिल इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तमिल लिटरेचर इज इटर्नल एंड तमिल कल्चर is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents.
the members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar chair in the University of Malaya. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओसीआई कार्ड की पात्रता छठी पीढ़ी तक बढ़ाने, मलेशिया में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास के शीघ्र उद्घाटन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू होगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और जनसंपर्क और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक निवेश और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने भारत अमेरिका और भारत यूरोपीय संघ जैसे ऐतिहासिक व्यापार समझौतों का भी उल्लेख किया। India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. प्रवासी समुदाय के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। भारतीय नृत्य की इस प्रस्तुति ने मलेशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, जिसमें 800 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रवासी भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बना, बल्कि भारत मलेशिया की दोस्ती, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देता नजर आया। इस आत्मीय रिश्ते पर उस पल ने खास मोहर लगा दी जब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अपने साथ कार में ले जाकर दोनों देशों की मित्रता का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पीएम के आगमन के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिसमें तमिल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स के नर्तकों के प्रसिद्ध भजन श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन पर भारत नाट्यम की प्रस्तुति शामिल है। अंत में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी ने प्रधानमंत्री को लैंग्वेज एंड शेयर्ड हेरिटेज नामक पुस्तक भेंट की, जो दोनों देशों के बीच संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करती है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मलेशिया से शैलेंद्र मिश्र और मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के मलेशिया दौरे के क्या मायने हैं, कितना अहम है यह दौरा और क्या कुछ टेकअवेज हो सकते हैं प्रधानमंत्री के इस मलेशिया दौरे से, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का यही विषय है, पीएम का मलेशिया दौरा संस्कृति से कूटनीति तक। पीएम का मलेशिया दौरा संस्कृति से कूटनीति तक, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर पंत, आपका भी बहुत स्वागत है। और एम्बेसडर सिंह, अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो देखें कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, क्या ये उसी का विस्तारित रूप आप देख सकते हैं आसियान के विशेष संदर्भ में, अगर हम देखें मलेशिया के विशेष संदर्भ में देखें, और खासतौर पर कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे का? जी धन्यवाद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का तो ये बिल्कुल एक पार्ट है ही, क्योंकि मलेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत जरूरी अंश है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इब्राहिम को कहा था अगस्त में
जी या अक्टूबर में कि मैं इस समय दिवाली के कारण नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन जल्द से जल्द मैं जरूर आऊंगा। तो इस दफे देखिए पार्लियामेंट के होते हुए जी एक वीकेंड निकालकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वायदा निभाया है और ये स्टैंड अलोन विजिट की है मलेशिया। जी नॉर्मली जब भी प्रधानमंत्री आसियान के देशों में जाते हैं तो 2 देशों का दौरा होता है कम से कम। ये स्टैंड अलोन विजिट अपना वायदा रखने के लिए है। ये प्रधानमंत्री ने जो आज इंडिया मीन्स ट्रस्ट कहा, सबसे ज्यादा ट्रस्ट तो यही दिखाया कि जी हम आए। दूसरी बात है कि सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान में। जी लेकिन हमारे साथ उनकी जो ट्रेड और निवेश की एक पार्टनरशिप है वो दोनों से अलग है। सिंगापुर से अलग है क्योंकि कमोडिटीज भी है, इंडोनेशिया से अलग है क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स ऐसी चीजें भी है। तीसरी बात यह है कि मलेशिया भी इस समय बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हो रहा है जी और ब्रिक्स में एक सदस्य बनने की बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। इस समय ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है। तो ये कई चीजें हैं जो हमें इस समय इकट्ठा कर रही हैं। आसियान और एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो है, लेकिन ये आसियान प्लस पॉलिसी है जो हम मलेशिया के साथ ट्रेड में, डिफेंस में, कल्चर में, डायस्पोरा में इस समय जुटाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, प्रधानमंत्री ने जब आज अपने जो भारतीय वहाँ पर समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया तो साथ में ये भी जोड़ा कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ये एक निवेश और ट्रेड का हब है। किस तरह से भारत की बदलती हुई वैश्विक स्थिति को ये दर्शाता है या वैश्विक हैसियत को दर्शाता है? मैं अगर इसको ऐसे रखूं, कैसे समझाएंगे इसको हमारे दर्शकों को? देखिए, भारत इस समय हम ये सब जानते हैं कि सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब रहा है और एक ऐसे समय जबकि आर्थिक जो हालात हैं दुनिया भर में वो बहुत परेशानीपूर्ण, तनावपूर्ण चल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है और अगर आप बड़ी शक्तियों की बात करें वो सारी बड़ी शक्तियां आर्थिक तनाव से गुजर रही हैं उस समय। और दोनों ही तरफ अगर आप ये देखें कि एक तरफ अमेरिका जिसको एक ट्रेडिशनल एक गारंटर माना जाता था खासकर साउथ ईस्ट एशिया में, सिक्योरिटी गारंटर, और एक तरफ चीन जिसने कि ट्रेड को वेपनाइज करा है काफ़ी हद तक और उसको उसको साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमिक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर देखा जाता था। तो तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें वहाँ पर एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि ये जो ग्रेट पावर कंपटीशन हो रहा है इसमें वो सारे देश परेशान हैं और भारत दूसरी तरफ एक ट्रस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर अपने आप को खड़ा करने में सक्षम हो रहा है। जिस तरह से दुनिया में अभी हमने EU के साथ FTA साइन किया है, अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की पहली जो कड़ी है उसमें हम आगे बढ़े हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर की जो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं वो भारत को एक हब मानकर आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है वो मैसेज प्रधानमंत्री ने वहाँ भी रखा और मलेशिया और साउथ ईस्ट एशिया ब्रॉडली ये मैसेज गया है कि सिर्फ अमेरिका और चीन से हटकर अगर हम दुनिया की आर्थिक इस समय साझेदारियों की तरफ ध्यान दें तो भारत और आसियान की और भारत और मलेशिया की जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और भारत उसमें एक सक्षम तरीके से अपनी जो एक अपना रोल है वो प्ले कर सकता है। मुझे लगता है वो मैसेज प्रधानमंत्री की विजिट से गया है और वो मैसेज सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं होगा, वो मैसेज पूरे उस क्षेत्र में रिवर्बरेट करेगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज एक बड़े इंपॉर्टेंट समय में प्रधानमंत्री ने दिया है। जी, निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज इंपॉर्टेंट समय में दिया है। एम्बेसडर सिंह, अगर हम भारत और मलेशिया के रिश्तों को देखें तो शायद कुछ समय पहले तक या एक दशक पहले तक भी आप कह सकते हैं कि रिश्ते बहुत भारत की बहुत सुदृढ़ मित्रता, अगर मैं कहूँ तो बहुत सुदृढ़ मित्रता के दायरे में नहीं रखा जाता था मलेशिया। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं और आज जिस तरह से कार में ड्राइव किया अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को, क्या ये संकेत जाता है अगर मैं इसको कूटनीतिक भाषा में आपके माध्यम से समझना चाहूं? हम आज की कूटनीति जी, अब जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक, जो उनका
रिसीविंग होस्ट होता है ज्यादातर एयरपोर्ट पे आता है उन्हें लेने। जी। दूसरा, अब ये कार डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, कार में बैठ के एयरपोर्ट से भी जाएंगे और अगले प्रोग्राम में भी जाएंगे, जैसे वो डायस्पोरा इवेंट में गए। और तीसरा होता है सबसे अव्वल अवार्ड, लेकिन वो हमें देखना है कि मलेशिया में अभी ऐसा कोई सिस्टम है कि नहीं। अब दूसरी बात रही, आपने कहा कि मलेशिया के साथ हमारे संबंध को इतने गहरे नहीं थे। मैं भी समझता हूं कि मलेशिया की जो बेसिक डिप्लोमेसी है उसमें चेंज नहीं है। पाकिस्तान से दोस्ती, जरूरत करने पर कश्मीर का मुद्दा उठाना, जाकिर नायक की एक्सट्रेडिशन, ये सब मुद्दे हैं, टर्की और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना। लेकिन इस प्रधानमंत्री इब्राहिम के दौर में एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है जी। और हमारा रवैया जो मुझे समझ आ रहा है कि जो हमारे कठिन मुद्दे हैं उनको हम पब्लिक में नहीं बोलते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप सक्सेसफुली मलेशिया के साथ कर ली तो वो मुद्दों पे भी उनका असर होगा और वो नरमी दिखानी शुरू करेंगे। तो हम उनको भिड़ नहीं रहे हैं उनसे, हम एक हाथ मिला रहे हैं जहां जहां हाथ मिल सकता है। तो एम्बेसडर सिंह, आगे की राह कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही कहा कि कुछ कुछ जरूर ऐसे कंस्ट्रेंट्स थे मलेशिया की तरफ से जिस पर भारत भी शायद उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आप जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में रिश्ते सुदृढ़ हो रहे हैं और आज की जिस तरह से आपने वर्णन किया, तो आगे की राह कैसे देखते हैं आप? मेरे को तो आगे की राह बड़ी स्पष्ट और क्लियर नजर आती है, क्योंकि आप देख लीजिए 3-4 बड़ी चीजें। एक तो डीपीआई की बात हो रही है, यूपीआई की बात हो रही है, ये तो आगे बढ़ रहा है जी। दूसरा है कि हमारी जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसमें कॉम्प्लीमेंटारिटीज हैं। अब मलेशिया उनको हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है ये हमें देखना है। जब तेजस की बारी थी तो वो तेजस टेंडर नहीं जीत पाए, लेकिन और मौके कई आ रहे हैं और हमें वो देखना है। उनकी तरफ से सेमीकंडक्टर की जो एक सप्लाई चेन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी सेमीकंडक्टर मिशन में आगे बढ़ रहे हैं और ताइवान, जापान, यूएसए ही नहीं, मलेशिया भी हमारा अच्छा साथी बन सकता है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं एक एमओयू जरूर साइन होगा इस विजिट के दौरान। उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो निवेश है, भारत का भी निवेश $2 बिलियन से ऊपर है, उनका निवेश $3 बिलियन से ऊपर है। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उचित कहा, ये तो एक पूरा इकोनॉमिक पैकेज है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। मलेशिया एक ऐसा देश है जी, जैसे सिंगापुर, जहां पर हमारे सीईओज की पार्टनरशिप्स हैं। बाकी आसियान कंट्रीज में हमारे सीईओज की जानकारी इतनी नहीं है, पर सिंगापुर और मलेशिया में है। तो मैं समझता हूं इस मीटिंग के बाद जो सीईओ फोरम होगा, हम देखेंगे कि और नई मुद्दे निवेश के लिए क्या आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, नए मुद्दे निवेश के लिए आगे क्या बढ़ते हैं और जिस तरह से एक कूटनीतिक संबंध, रणनीतिक संबंध बनाने की ओर हम आगे उसको और सुदृढ़ करने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर पंत, इसी बात को अगर आगे लेकर जाएं तो चीन की बढ़ती हुई, जिसको कहते हैं कि जो उसका विस्तारित रूप है बाकी देशों को प्रभावित करना, उस बीच में भारत का मलेशिया के साथ बढ़ती नज़दीकी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को और कितना मजबूत बनाती है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मलेशिया के साथ भारत के संबंध सुधरे। और जैसा एम्बेसडर सिंह ने बोला कि अगर हम इसको प्रैग्मेटिक ट्रांजैक्शनल तरीके से मलेशिया की विदेश नीति में बदलाव ला सकते हैं तो ये भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आसियान एज एन एंटिटी जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पर जितनी समस्याएं आसियान के सामने आ रही हैं इंटरनल डिसयूनिटी की, और कैसे वो चीन को चैलेंज कर पाएं, कैसे समय में जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ
द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। और G2 की बात हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप वहां जाएंगे, चीन जाएंगे, और किस तरह के समझौते होते हैं, उससे साउथ चाइना सी पर क्या असर पड़ेगा। और तो मलेशिया एक ऐसा देश है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं भारत के लिए, और जो कि एक तरह से एक दीवार खड़ी कर सकते हैं चीन के खिलाफ। और चीन जितना ज्यादा एग्रेसिव हुआ है, उसी का नतीजा है कि एक प्रैग्मेटिज्म मलेशिया में हमको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है उसको अगर हम आगे ले जाते हैं, ये संबंध और प्रभावशाली बनते हैं, तो भारत की जो हिंद प्रशांत नीति है उसको एक सशक्त पिलर मिलेगा, और आसियान के अंदर भी ज्यादा क्षमता आएगी कि उनके पास इंडिया जैसा पार्टनर होगा। एक डाइवर्सिफिकेशन जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा सफल होगी, और आसियान एज एन एंटिटी एक इफेक्टिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, चाहे वो चीन के सामने हो या अमेरिका के सामने। तो मुझे लगता है यही प्रैग्मेटिज्म, इनहेरेंट प्रैग्मेटिज्म जिसको हम देख रहे हैं इस विजिट में, वो मुझे लगता है आगे भारत और मलेशिया के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन मुझे लगता है पूरे आसियान के लिए भी इंपॉर्टेंट एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जी, पूरे आसियान के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात हम आपके जरिए समझना चाहेंगे आपके दर्शकों के लिए, कि जो आज प्रधानमंत्री का प्रवासियों के साथ संवाद हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था और तकनीक, इनका बड़ा जिक्र किया। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये भारत की अब समग्र कूटनीति या विदेश नीति का एक रूप है जो ये दर्शाती है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है काफी हद तक पिछले एक दशक में ये बदलाव जो आया है, जिसको हम लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की तरफ गए, और एक्ट ईस्ट में हमने एक होलसम पॉलिसी के तौर पर भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ाया, कि वो सिर्फ डिवाइडेड साइलोज में ऑपरेट नहीं कर रही है, कि हम सिर्फ, अगर हम आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं तो हम सामरिक रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिक्योरिटी इश्यूज की बात कर रहे हैं तो हम सांस्कृतिक जो कल्चरल टाइज हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जो पिछले एक दशक में बदलाव आया है भारत की नीति में साउथ ईस्ट एशिया को लेकर, वो इस अंडरस्टैंडिंग को हमने मजबूत किया है कि हमारे जो संबंध हैं, सांस्कृतिक हैं, पीपल टू पीपल टाइज जो हैं, उनको अगर हम सशक्त बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी आर्थिक नीति पर, हमारी सामरिक नीति पर पड़ता है। और उसी को मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, जब वो डायस्पोरा से बात करते हैं, तो एक होलसम पॉलिसी के तौर पर जब वो भारत की कूटनीति को प्रोजेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा सफलता भारत को मिलती है। और उसी का एक अंश हमने प्रधानमंत्री की स्पीच में देखा, और मुझे लगता है उसी की एक जो रिस्पॉन्स है वो हमको साउथ ईस्ट एशिया से और देशों से मिल रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ आर्थिक या सिर्फ सामरिक मुद्दों से सीमित नहीं रह गई है। जब हम उसको ग्राउंड पर ऑपरेशनलाइज करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, सोसाइटल कनेक्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो मुझे लगता है हमको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से भारत अपनी एक छवि, अपनी एक क्षमता की, एक ट्रस्टेड पार्टनर की छवि को और ज्यादा सशक्त करता नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री ने इसको बार बार दोहराया भी कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि तकनीक का, ट्रेड का और संस्कृति का, इन चीज़ों का एक हब है। किस तरह से भारत बदल रहा है विकसित भारत के रूप में, इसकी जो धमक है वो दूसरे देशों में भी सुनाई पड़ रही है, और प्रवासी भारतीयों के जरिए तो विशेष तौर पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, एम्बेसडर सिंह आपका और प्रोफेसर पंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे भारत यूएस ट्रेड डील है दमदार।
गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में आज एक बड़ा मोड़ आया है। भारतीय सामान पर अमेरिकी अतिरिक्त टैरिफ खत्म कर दिए ही गए थे और अब दोनों देशों ने अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर सहमति जता दी है। सरकार इसे भारतीय किसानों, MSME और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत बता रही है। क्या है इस डील के मायने, भारत को क्या है फायदा और कैसे सुरक्षित रहे देश के संवेदनशील सेक्टर? पूरी डील में भारत ने कैसे बाजी मारी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अब और मजबूती से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की कूटनीति, आत्मविश्वास और आर्थिक रणनीति की जीत है। अंतरिम ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाया गया अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ अब खत्म हुआ और रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को सीधे राहत मिली है और अमेरिका का विशाल बाजार भारत के लिए और सुलभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत के भविष्य से जोड़ते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये रूपरेखा हमारी साझेदारी की बढ़ती प्रगाढ़ता, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाती है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये रूपरेखा हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगी। भारत ने साफ संदेश दिया, जहां आत्मनिर्भरता है वहां कोई समझौता नहीं। मक्का, गेहूं, चावल, डेयरी, पोल्ट्री, सोया, मिलेट्स, इथेनॉल और तंबाकू, इन सभी क्षेत्रों में भारत की रेड लाइन पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका से कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पाद भारत नहीं आएगा। किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस समझौते से भारत के लिए करीब $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खुलेंगे। MSME, किसान, मछुआरे, महिलाएं और युवा इस डील के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। तो वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समझौते को किसान हित में बताया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच
भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ है। इस डील से भारतीय निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी। जेनेरिक दवाएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, विमान और उनके पार्ट्स, इन पर अमेरिका में 0 ड्यूटी लगेगी। चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल, फल और सब्जियों को भी टैरिफ में बड़ी राहत है। वहीं भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से करीब $500 अरब के उत्पाद खरीदेगा। एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और हाई क्वालिटी मशीनरी, जिससे भारत में निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन पर भी सहयोग बढ़ेगा। आईटी, स्टार्टअप्स, एआई और डेटा इकोसिस्टम को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच पर मजबूती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने दिखा दिया है कि वो समझौते करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए, उद्योगों को अवसर देते हुए और देश को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाते हुए। नई दिल्ली से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरी ट्रेड डील में भारत ने किस तरह से अपने किसानों के हितों को सुरक्षित रखा है। जो बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि किसानों के हित सुरक्षित नहीं है, वो किस तरह से सुरक्षित रखा है। किसानों के हित, किसान सुरक्षित, देश विकसित। अब ये आप इसको चार्ट को देख करके समझ सकते हैं, भारतीय किसानों को पूरा संरक्षण मिला है। और ये जो अनाज बने हुए हैं, ये इस डील के तहत अमेरिका ला करके यहां पर नहीं बेच सकता। इसमें गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, आटा जिसमें गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा आदि सभी शामिल है, उसके आटे, छिलका रहित अनाज, ज्वार, जौ, चावल, मक्का, अमरंथ, रागी, ये सारे आइटम्स, ये सारे जो अनाज हैं वो शामिल हैं। तो किसानों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। और जो बात कही जा रही थी कि दरअसल किसान असुरक्षित होंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके जरिए सारे जो अनाज हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम बात करें व्यापार समझौते में किस तरह से भारतीय किसानों को संरक्षण मिला है। और सब्जियों की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये बात कही जा रही थी बार बार कि किसानों की वो सब्जियां आ जाएंगी और अमेरिका से लेकर आएंगी, उसको देखिए कि फ्रोजन सब्जियां हैं, उसमें आलू, मटर, बीन्स, जो अन्य दलहनी सब्जियां हैं, उसके अलावा मिक्स्ड फ्रोजन सब्जियां हैं, वो सब नहीं आ सकती अमेरिका के द्वारा इस बाजार में, भारतीय बाजार में नहीं लाई जा सकती। इसके अलावा अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां हैं जिसमें खीरा और घेरकिन्स और मशरूम, ये सब्जियां भी नहीं लाई जा सकती। इसके अलावा जो मिश्रित डब्बाबंद सब्जियां हैं, जिनमें तमाम सारी और सब्जियां जो डब्बे में बंद करके पैक करके, सील पैक करके लाई जाती हैं, उन पर भी रोक है। तो किसी भी तरह से सब्जियों का जो व्यापार है वो भारत में नहीं किया जा सकता अमेरिका के द्वारा। और इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स पर क्या कुछ रोक है, आप देखिए, दूध, हर तरह के दूध पर दरअसल, तरल, पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क जो है उन सब पर रोक है। क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, कुछ भी यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पूरा उस पर, हर तरह के प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई गई है। उसके अलावा चीज जिसमें मोज़रेला, ब्लू वेंड, ग्रेटेड पाउडर जो भी है वो सब बैन है, यानी कि वो अमेरिका उसका ट्रेड यहां नहीं कर सकता। बटर ऑयल, पनीर और अन्य उत्पाद, वे प्रोडक्ट्स भी इस पर रोक रहेगी, ये भारत के बाजार में एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह से मसालों को पूरा संरक्षण दिया गया है। भारत के मसाले बहुत मशहूर हैं और ये बात कहा जा रहा था कि उनकी जो भारतीय मसालों की जो सुगंध है वो अमेरिकी मसाले जो है वो ख़राब कर देंगे, और इस तरह की तमाम सारी बातें कही जा रही थी। तो उस पर भी ये साफ किया गया है कि काली मिर्च हो, लौंग हो, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, इसके अलावा धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमर्द, कैसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले, यहां तक कि उन पर भी रोक है। यानी कि जो भारतीय मसाले हैं पूरी तरह से, लिस्ट आप देख रहे हैं, फेरिस्त, ये पूरी तरह से संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। भारतीय मसालों का व्यापार अमेरिका की कंपनियां भारत के बाजार में नहीं कर सकती।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनाज को सुरक्षित संरक्षित किया गया, किस तरह से मसालों को किया गया, किस तरह से फलों को किया गया, सब्जियों को किया गया। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा बवाल। ब्रेक के बाद देखिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे, कौन शुरू करेगा? मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासी सरगर्मियां तेज है और उसी रफ्तार से बढ़ रहा है टकराव। चुनाव आयोग और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने नए निर्देश दिए हैं, लेकिन टीएमसी अब इसे सियासी विवाद का कारण बता रही है। दरअसल वोटर स्लिप को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है तो टीएमसी ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इधर विधानसभा के भीतर भी बजट चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले ही सियासी तापमान चरम पर है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही जहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, वहीं चुनाव आयोग भी सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देने के साथ ही चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक लोगो वाली वोटर स्लिप बांटना अनिवार्य कर दिया है। आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों की पर्चियों की बजाय अब केवल बीएलओ द्वारा बांटी गई
गई आधिकारिक पर्चियां ही मान्य होंगी। अगर किसी मतदाता को ये स्लिप नहीं मिलती है तो वो सीधे आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच में अगर बीएलओ की लापरवाही साबित होती है तो उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। अब चुनाव आयोग के इस कदम का भी तृणमूल कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा ने टीएमसी के रवैये की आलोचना की और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया। जिस तरीके की सुविधा देने की कोशिश बीजेपी हर कोशिश से जो बीजेपी को जिताने की कोशिश, ये बहुत ही हम लोग कहते हैं कि इससे ये अनुभव होता है कि पक्षपात। ये एक संवैधानिक संस्था है, वो उसका काम कर रहे हैं। उसका काम में अगर कोई बाधा डाले उसके देखने के लिए वो है, और तो सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल की जनता की सोच है, कि देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में शनिवार को भी बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा हुआ। अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को कहा था कि सत्ताधारी पार्टी राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर कर रही है। शनिवार को अग्निमित्रा पॉल की टिप्पणी की निंदा से जुड़े प्रस्ताव सदन में पेश करने का भाजपा सदस्यों ने कड़ा विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर सुनवाई में केवल चुनिंदा अधिकारियों के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित किया है कि एसआईआर सुनवाई में केवल डीएम, एडीएम, एसडीओ द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को एक बार फिर पत्र भेजकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ पर्यवेक्षक, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ का लंबित मानदेय तुरंत जारी करने को कहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। एक कपिला। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सड़क, बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली, उद्योग, पर्यटन, 4G और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक विकसित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विकास में तेजी लाने के लिए किए जा रहे निरंतर और समर्पित प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं का 100% सैचुरेशन और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सुनिश्चित हो। उनके साथ ही अमित शाह ने कहा कि देश वर्ष 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर को पूरी सहायता देती रहेगी। गृह मंत्री ने का दौरा सरकार के जम्मू और कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक अहम उपलब्धि सामने आई है। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में शनिवार को क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आधारित चिप का अनावरण किया। इस मौके पर सरकार ने साफ संकेत दिए कि भारत अब सिर्फ बैंक ऑफिस नहीं बल्कि एंड टू एंड चिप डेवलपमेंट हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोकस अब डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर है। It's a series of developments where companies are now designing end-to-end product in India. Gone are those days when most of the development, the back office development work was being done here. And now the entire, right from customer product definition to designing the final silicon, getting it taped out and getting it validated, that entire thing is being done in India. So this is a major development for our country, for our industry. और रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। इसका अपने आप पर विश्वास है, उसको कभी डर नहीं लगता। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि PM सर हमारे सामने है। तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे, कौन शुरू करेगा? मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सेवा, सुशासन और संवेदनशील विकास की राह पर चलते हुए भारत आज नक्सलवाद के अंधेरे से बाहर निकलने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जहां कभी भय और अविश्वास का साया था, वहां अब भरोसे और बदलाव की रोशनी दिखाई दे रही है। बस्तर की धरती, जो लंबे समय तक हिंसा की पीड़ा झेलती रही, आज सांस्कृतिक चेतना और विकास की नई इबारत लिख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में बस्तर पांडुम महोत्सव इसी परिवर्तन का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आया है। और इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटते वे लोग जिन्होंने अब भविष्य को चुन लिया है। तो इस खबर को आप देखिए न्यूज नाइट में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए नक्सल मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। हाल के वर्षों में भारत की बहुआयामी वामपंथ उग्रवाद विरोधी रणनीति, सुरक्षा प्रवर्तन, समावेशी विकास और सामुदायिक सहभागिता से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आंदोलन लगातार कमजोर हुआ है, हिंसा में भारी कमी आई है, बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि माओवादियों के खिलाफ सरकार की निर्णायक कार्रवाई ने बस्तर क्षेत्र में भय और अविश्वास के माहौल का अंत कर दिया है और विकास का एक नया सवेरा शुरू हो रहा है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पांडुम महोत्सव के माध्यम से देश और विश्व को बस्तर क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की कला, संस्कृति और आदिवासी परंपराओं को करीब से देखा। इस दौरान कई जनजातियों के पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां दी गईं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर आगमन के अवसर पर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता सामने आई।
छत्तीसगढ़ शासन की पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति के तहत साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े 20 महिला और 10 पुरुष समेत 30 माओवादी कैडरों ने हिंसा और जन विरोधी विचारधारा का परित्याग कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन पर 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे